पूछता है। हाँ, बोर पोस्टुलेट देखो बेटा, बोर्ड के लिए भी याद करनी है आपको, ठीक है ना। बोर की पोस्टुलेट लिखो, कभी आ सकता है फिजिक्स में भी। तो क्या पोस्टुलेट्स हैं इसकी? पहली पोस्टुलेट क्या थी? पहली पोस्टुलेट बहुत सिंपल थी, जो हम फिजिक्स में करते रहते हैं, कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में तो उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। तो यहाँ पर इकलौता फोर्स कौन सा समझ में आता है हमको? इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक। फोर्स, ठीक है। तो यही बोल दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट विदाउट एमिशन ऑफ रेडिएट एनर्जी, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है पूरे लेक्चर में, बहुत ज्यादा सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस रिवॉल्यूशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इतना फिजिक्स सबको आती है बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, सर्कल में यस घूमते सर। पार्टिकल को अगर प्रोवाइड करेगा कोई, तो उसको हम किसके बराबर करते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स को, या फिर जो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर एन। यहाँ पे आर एन लिख रहा हूँ कि मैं वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है nth ऑर्बिट, ऑर्बिट है ना 1 2 3 4, तो किसी nth ऑर्बिट की रेडियस अगर आर एन है, ठीक है, तो उसके लिए लिख दिया। अब न्यूक्लियस मैंने मान लिया हाइड्रोजन एटम का नहीं है, हाइड्रोजन लाइक एटम को लेने के लिए मैंने मान लिया कि कोई एटॉमिक नंबर जेड है उसका, तो उसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं? जेड इंटू ई, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन अपन एक ही रख रहे हैं क्योंकि बोर मॉडल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन हुआ तो जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि एक ही प्रोटोन है। एच ई प्लस हुआ तो जेड इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा एच ई प्लस के लिए 2, और एल आई प्लस 2 अगर हुआ तो जेड की जगह क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जेड ही रख दिया। फिर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन, ये पहली पोस्टुलेट थी कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by electrostatic force between nucleus and electron. Second postulate, अब इसने बताया कौन कौन से ऑर्बिट पॉसिबल हैं, तो दे ब्रॉगली ने इसको भी प्रूफ कर दिया था बेटा, ठीक है ना। उसने इसको भी प्रूफ कर दिया था, कैसे किया था वो भी होगा अभी इसमें, वो एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है। This defines the stable orbit. This states that electron revolves around the nucleus only in those orbits which, तो आपके सारे ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। कौन से ऑर्बिट पॉसिबल है? केवल जिसमें कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीप्ली ऑफ एच अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिट की जो सबसे बड़ी डेफिनेशन है किसी भी एटम के लिए वो यही है बेटा, अगर आपका ये एन एच अपॉन 2 पाई आ रहा है तो ऑर्बिट पॉसिबल होगा, नहीं तो वो ऑर्बिट या वो रेडियस इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए अवेलेबल नहीं होगी। इंटीजर मल्टीप्ली ऑफ एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो काफी ज्यादा यूज होंगे इस चैप्टर में, ठीक है। पहला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा है मोमेंटम इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। थर्ड पोस्टुलेट क्या थी इस बोर्ड की? An electron might make transition from one orbit to another orbit having lower energy, ठीक है। एक ऑर्बिट से, वही जो आपके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके, और जब वो लोअर एनर्जी में लौटते हैं, ठीक है, तो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एनर्जी एमिटेड विल बी इक्वल टू एनर्जी डिफरेंस ऑफ बोथ ऑर्बिट। तो जब वो लोअर एनर्जी में लौट रहे हैं तो जो दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है, टोटल एनर्जी का, ठीक है, वो क्या होता है? आपका एनर्जी फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलेंगे उसको। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन एनर्जी दिया आपने उसको, किसी भी दो तरह से दे सकते हैं, एक तो एटॉमिक कोलिजन और दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, ठीक है ना। किसी भी एटम को अगर आपको एक्साइट करना है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल्स में भेजने हैं, ठीक है, तो दो मेथड है, बट दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमको पता होना चाहिए, जो हम आगे बात करने वाले हैं, कि एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू एक्साइटमेंट और दूसरा एटॉमिक कोलिजन के थ्रू एक्साइटमेंट, ठीक है। तो किसी से भी आप एक्साइट करिए उसको तो वो कहाँ जाएगा? हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वापस जब लौटेगा तो जो एनर्जी का डिफरेंस है दोनों लेवल का, दैट इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फोटो, ठीक है। तो देखो फिर मैंने क्या किया, ठीक है, तीनों पोस्टुलेट हो गई, आप लिख सकते हैं तीनों पोस्टुलेट बोर्ड की। अगर फिजिक्स के पेपर में आ जाए तो यही लिखनी है, बाकी आपने कुछ और याद किया हो तो वो नहीं लिखनी है, ठीक है। यही तीनों लिखनी है आप। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप V और R की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। सर हाँ बताओ बेटा। सर फर्स्ट पोस्टुलेट में डाउट था। हाँ बताओ बताओ।
सर इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है वो न्यूक्लियस उसको मतलब बैलेंस कर दे रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 होगा ना, फिर वो घूमेगा तो उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, वो नहीं, भी तो घूमेगा। सेंटर ऑफ मास किसकी बात कर रहे हो आप? फिर एटम की। न्यूक्लियस का मास लेके बात कर रहे हो क्या? यस सर, न्यूक्लियस का मास और इलेक्ट्रॉन का जो नेग्लिजिबल मास होता है उसका। तो हम ये मान रहे हैं कि न्यूक्लियस का मास अभी बहुत ज्यादा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पर है। तो जो आर रेडियस में डिफरेंस आने वाला है ना इलेक्ट्रॉन की, वो बहुत नेग्लिजिबल है। समझ रहे हो आप? इसका मास बहुत ज्यादा है, दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है ये चीज, ठीक है। दोनों अपने यस सेंटर सर। ऑफ मास के अबाउट ही घूमेंगे, बट अगर इसका मास इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल अराउंड इसके पास ही शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स जब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आर एन प्लस माइनस, यहाँ तो आर एन ही लिखते बट यहाँ पर आप कुछ आर एन माइनस समथिंग लिखते, तो वो माइनस समथिंग मैंने नेग्लेक्ट कर दी होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस का मास ही अकाउंट में लेना है तो पूरा एक टॉपिक है, तो उसके लिए आप वेट करिए, ठीक है। कि न्यूक्लियस का मास अकाउंट में लेके इन दोनों को सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमाया जाए तो कहाँ कितने चेंजेस आएंगे, वो सब बात भी करेंगे अपन, ठीक है। बट फिलहाल मैंने ये माना है कि सेंटर ऑफ मास बिल्कुल न्यूक्लियस पे ही आ गया है इसका, ठीक है, क्योंकि बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह है ना बेटा, ये हमेशा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही घूमेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा, तो दोनों का जो रोटेशन है डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही होगा। क्लियर है आपको? उससे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? यस सर। हाँ, तो वो बात करेंगे अपन अभी, ठीक है। पहले मैं ये कह रहा था कि आपका रेडियस अगर ये आ गया, वेलोसिटी ये आ गई आपकी, और फिर आप ये आपको याद होता है केमिस्ट्री से, याद है क्या सबको ये दोनों फार्मूले? यस सर। यस हाँ, तो ये सर। तो याद रहने ही चाहिए, यस। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए, बट एडवाइजेबल है आप इसके ये भी याद कर लें, ठीक है ना। निकालना बड़ा मुश्किल इलेक्ट्रॉन है। का फिर देख लो। बहुत स्ट्रांगली एडवाइजेबल है कि आप इसके इस वेरिएबल की फॉर्म में भी फार्मूले याद कर लें, क्योंकि फिर हमको जो मैं न्यूक्लियस वाली बात कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस का मास भी अकाउंट में ले लें, ठीक है, तो जो वेरिएशन आने वाला होगा उसको बहुत इजीली हम इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे बेटा, नहीं तो वो डेरिवेशंस तो हम एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट अगर आपको केवीपीआई मान चुका है, वो बात भी करेंगे अपन, जो आया था 12th वाले पेपर में केवीपीआई, ठीक है, उसने पूछ लिया है बिल्कुल, तो कभी ये भी पूछ सकता है कि अगर न्यूक्लियस में भी मास हो तो फिर आपके सारे स्पेक्ट्रम के एनर्जी की वैल्यूज कैसे वेरी करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से उसने अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक, तो जब आप इसमें याद करके रखेंगे तो फिर वो फटाफट हो जाएंगे, फिर उसमें मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए आप क्या है, इसको ये एक्सप्रेशन याद कर लें, और इसमें भी कभी आता रहता है कि इसका मास अगर ट्वाइस हो जाए तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको याद ही कर लें, इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये आपको याद है नो डाउट, केमिस्ट्री में रट दिया, बट ये जनरली शायद केमिस्ट्री में याद नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये जो वेरिएबल्स के फंडे आ, ठीक है। और इसके ही नहीं, आप एनर्जी का भी याद करेंगे बेटा, देखो टोटल एनर्जी अब लिखनी कैसे लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आती है आपको, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी एन का एक्सप्रेशन भी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखोगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। कोई दिक्कत है आपको लिखने में एनर्जी, न्यूक्लियस और इसकी इंटरेक्शन एनर्जी लिखने में? पोटेंशियल नो सर। क्यू वन क्यू टू है ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए आप माइनस आ जाएगा, तो माइनस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ठीक है। अब वी और आर अगर यहाँ से रख दोगे आप और फिर टोटल जोड़ोगे, इनको ऐड करोगे तो आपका ये आएगा बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चाहे से बाद में याद कर लो, ये तो याद ही कर लो यार, टोटल एनर्जी वाला, ठीक है ना। Me4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो मेरे लिए मेन काम का ये है इसमें कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के मास के प्रोपोर्शनल है या स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो या तो केवल वो याद करो, नहीं तो कोशिश करो पूरा ही याद कर लो, क्या बुराई है इसमें, ठीक है ना, पूरा ही याद कर लें। नहीं तो ये तो याद रखना ही कि टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी पे मास का इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रॉन के मास का, और जो रेडियस है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि मैं जब न्यूक्लियस का मास अकाउंट में लूंगा ना बेटा, बस केवल इसमें ही चेंज करूंगा मैं, ठीक है। तो वहां पर वो एनर्जी के एक्सप्रेशन आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, इसकी जगह बस मैं रिड्यूस मास से रिप्लेस करूंगा, एम को म्यू से रिप्लेस करूंगा बस, ठीक है। तो वो बात तब करेंगे जब न्यूक्लियस का मास अकाउंट में लेंगे, बट उस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए एडवाइजेबल है कि आप ये भी याद कर लें,
ठीक है। और दूसरा आप क्या याद करेंगे, ये तो आपने कर ही लिए। अब ये वैल्यूज आपको इतनी याद होनी चाहिए, इसमें फिर कोई वो नहीं है कंफ्यूजन, ठीक है ना। एनर्जी के इसकी बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, किसी भी स्टेज पर आप नहीं भूलने चाहिए, ठीक है। निकालने का टाइम नहीं है, निकाल के देखोगे तो क्वेश्चन में आइडिया नहीं लगेगा आपको एटॉमिक कोलिजन वाले में कि हो क्या रहा है, अगर आपको वहां पे सब निकालनी पड़े, ठीक है। और अगर पहले से याद है तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। कौन कौन सी याद करेंगे, कईयों को याद है कि ये वाली याद रहती है आपको, ये वाली बताओ। यस सर। स्टार्टिंग की दो तो याद है। हाँ ये तो याद हो गया, -13.6 हाइड्रोजन के लिए। अगर कोई और आ गया, हीलियम आ गया, तो बस फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दो। Li+2 आ गया तो इस सबको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे कर दोगे, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, Z3 होता है ना Li+2 के लिए, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन की याद कर लो, जेड से मल्टीप्लाई करना है। -13.6 -3.4, ठीक है, -1.51 -0.85, ठीक है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये रटी हुई होनी चाहिए फर्स्ट थ्री, E2 -E1, E3 -E1, E4 -E1। बहुत सिंपल है, 10.2, 12.09, 12.75। बहुत बार तो इतने क्वेश्चन अभी करेंगे कि उसमें याद हो जाएंगे, ठीक है। बट ये भी याद होनी चाहिए आपको, फर्स्ट थ्री, 1 से 2 में जाने में कितनी एनर्जी चाहिए, 1 से 3 में, या 2 से 1 में आएगा तो कितनी रिलीज होगी, सेम बात है। 3 से 1 में आएगा तो कितनी रिलीज होगी, 4 से 1 में आएगा तो कितनी रिलीज होगी, ठीक है। ये सब चीजें पता रहनी चाहिए आपको। तो ये कितना है आपका 10.2, ये है 12.09, ये है 12.75। और ये भी याद रखोगे दोनों, ये बामर सीरीज होती है ना 2 में जब गिरता है, ठीक है। 1 में इलेक्ट्रॉन गिरता है, कौन सी होती है, लाइमन सीरीज। लाइमन। यस सर। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, है ना, ऐसा कुछ होता है। ब्रैकेट फंड। तो वो सब याद रखेंगे, नेम तो याद होने ही चाहिए। लाइमन का मतलब है यहाँ पे गिरना, तो यहाँ से गिरेगा तो लाइमन सीरीज है, ठीक है ना, अगर जब भी 1 में गिर रहा है। तो जो बामर सीरीज की पहली दो लाइंस हैं, 3 से 2 में आने वाली और 4 से 2 आने, 3 से 2 में है 1.9 और 4 - 2 है 2.55। बेटा याद होनी चाहिए, कर लेंगे इसको रख के, ठीक है ना। रिमेंबर वाली कॉपी में पूरा पेज लिख लेंगे, ठीक है। तो बस इतना है अभी याद करने का। तो ये रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है, तो वो यहाँ से आता है कि मान लो इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है ना, ऑर्बिट चेंज करता है वो। तो जो यहीं से लिखा था मैंने एनर्जी का एक्सप्रेशन, एन फाइनल एन इनिशियल करके डिफरेंस निकाला, ठीक है। एनर्जी को SC/λ लिखा, तो ये जो एनर्जी का कोफिशिएंट था इसको 1/SC कर दो तो रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। इस फॉर्म में भी याद रहेंगे आप केमिस्ट्री में, इसमें तो याद कर ही लेते हैं ये वाला फार्मूला, ठीक है ना। ये इनिशियल से फाइनल में या फाइनल से इनिशियल में वेवलेंथ कितनी होगी, एमिटेड जो फोटोन होगा। अगर मान लो 3 से 2 में आया तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे यहाँ पर 2 और 3 आ जाएंगे, ठीक है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट Z², और ये 1/λ। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि इनिशियल से फाइनल में आ रहा है तो कितनी एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, बताइए सबको, रेडबर्ग कांस्टेंट याद सर इसका पूरा वो भी याद करना है क्या, जो बड़ा वाला फॉर्मूला है? ये वाला, हाँ सर। ये आपको ऑलरेडी याद हो गया ना, एनर्जी में याद तो हो गया, बस उसको S/SC से तो मल्टीप्लाई, अच्छा ओके सर, ओके। ठीक है ना। ये आपको एनर्जी में ऑलरेडी याद हो गया है, उसको केवल SC से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वही पूछ लेगा, अगर आपने न्यूक्लियस का मास अकाउंट में ले लिया तो अब रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितने टाइम्स हो गई, ठीक है। और फिर वो आपको यहाँ पर बस एक चीज रिप्लेस करनी होगी, वो बात करेंगे अपन। तो याद रहे तो उस तरह के क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए।